हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो बिहार विधानसभा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पीटी सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 के बचे हुए पोर्शन जो है जनरल साइंस, उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इसकी पीडीएफ आपको पता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन से और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है? इसे इंग्लिश में भी मैं पढ़ देता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स यानी तकनीक कैन बी यूज टू एस्टैब्लिश पैटर्निटी ऑफ ए चाइल्ड, बच्चे का पितृत्व। ये सवाल पूछने का मतलब है कि अगर किसी बच्चे का ये पता करना है कि उसका फादर कौन है, या फिर अगर किसी जगह कोई ऐसे केसेस होते हैं बहुत सारे जिसमें ये कोई बच्चा अगर क्लेम कर रहा है या फिर कोई फादर क्लेम कर रहा है कि वह मेरा बच्चा है, तो उसके लिए डीएनए टेस्ट करवाया जाता है। तो वो डीएनए टेस्ट किस तरीके का होता है, वह तकनीक कौन सी इस्तेमाल की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। फिंगरप्रिंटिंग से आप ये मत समझ लीजिएगा कि अंगूठे का छाप लिया जाता है या उंगलियों का छाप लिया जाता है। यह एक तकनीक है जिसके द्वारा एक शिशु का पितृत्व पता चलता है। तो इस टेक्निक के बारे में हम लोग जानते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है यह एक वैज्ञानिक तकनीक है जिसका उपयोग पितृत्व यानी कि पैटर्निटी टेस्ट को स्थापित करने के लिए किया जाता है। इस प्रोसेस में बच्चे, माता और संदिग्ध पिता के डीएनए नमूनों की तुलना की जाती है। अब इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है? तो सबसे पहला होता है नमूना संग्रह, जैसे सैंपल कलेक्शन। तो किस किस के? तो बच्चे का, पिता का और माता, संदिग्ध पिता का और माता का। तो नमूना उसमें क्या लिया जाता है? रक्त यानी खून, बाल, त्वचा या फिर लार से डीएनए का नमूना लिया जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है, एक बार आपने नमूना कलेक्ट कर लिया, उसके बाद सेकंड प्रोसेस जो होता है उसे बोला जाता है डीएनए एक्सट्रैक्शन, यानी कि डीएनए का निष्कर्षण। तो जो नमूना कलेक्ट किया गया है उससे डीएनए को अलग किया जाता है। तीसरा स्टेप जो है उसे बोला जाता है डीएनए सीक्वेंसिंग, यानी डीएनए अनुक्रमण। तो डीएनए के विशिष्ट अनुक्रमों यानी सीक्वेंसेस जो होते हैं उसका विश्लेषण किया जाता है। और सबसे लास्ट में होता है मैच, यानी मिलान करना। तो बच्चे का डीएनए माता और पिता दोनों के डीएनए से मेल खाता है। यदि संदिग्ध व्यक्ति का डीएनए बच्चे से मेल खा जाता है, यानी कि वह पिता हो गया उसका। तो इसी तरीके से डीएनए टेस्ट जो किया जाता है एक बच्चे का ये पता लगाने के लिए कि उसके पिता कौन है, यही टेक्निक यूज किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल यहाँ पूछ रहा है कि यह जो अगर वह लड़की झूले पे खड़ी हो गई, मतलब वो झूला वो झूल रही है बैठी स्थिति में। फिर दूसरा कंडीशन है कि उसी झूले पे अगर वह खड़े होकर झूलती है तो क्या होता है? यह जो प्रदोल आवर्तकाल है यानी कि टाइम पीरियड क्या घटेगा, अधिक हो जाएगा, या फिर विल डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ द गर्ल, या फिर वह अपरिवर्तित रहेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो आवर्तकाल है प्रदोल आवर्तकाल वह कम हो जाएगा। अब इसका क्या कारण है? तो जो केंद्र गुरुत्वाकर्षण है यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसमें चेंजेस होते हैं। जब लड़की खड़ी होती है तो झूले का जो संतुलन बिंदु है वह ऊपर आ जाता है। समय अवधि जो है वह लंबाई से संबंधित है। चूंकि समय अवधि लंबाई पर निर्भर करती है, इसलिए लंबाई घटने से समय अवधि भी घट जाती है। तो यही इस सवाल में पूछा जा रहा था। अब समय अवधि क्या होता है? यह टाइम पीरियड या फिर प्रदोल आवर्तकाल। तो प्रदोल आवर्तकाल ये होता है अगर एक कंपन करता हुआ वस्तु द्वारा एक पूर्ण चक्र या दोलन को पूरा करने में जो समय लिया जाता है उसे ही बोला जाता है प्रदोल आवर्तकाल या फिर टाइम पीरियड। इसे मैं इंग्लिश में भी बता देता हूँ। द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन फुल साइकिल और ऑस्किलेशन। देखिए, हम लोगों ने मोशन पढ़ा है, उसमें विभिन्न प्रकार के मोशन होते हैं। एक होता है स्ट्रेट लाइन में मोशन, एक होता है सर्कुलर मोशन, एक होता है आपका ऑस्किलेटरी मोशन। तो ऑस्किलेटरी मोशन जो होता है वो पेंडुलम, जो जिस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जिस जिस तरीके का मोशन करता है, क्योंकि पेंडुलम घड़ी का पेंडुलम होता है, वह भी मोशन करता है। तो क्या पहले हम लोग इसे सेंटर में देखते हैं जब वो नहीं चलते रहता, फिर वह एक बार यहाँ आता है, फिर वह एक बार यहाँ आता है, और यह उसका रेस्ट पोजीशन होता है। तो जब वह यहाँ से एक बार इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा और फिर वापस आएगा, वह उसे एक ऑस्किलेशन यानी कि दोलन बोला जाता है। मतलब कि उसने एक दोलन पूरा किया इस टाइम पीरियड में। तो चलिए, इस क्वेश्चन से हमें काफी इंफॉर्मेशन मिला। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। शहद का प्रमुख घटक क्या है? व्हाट इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ हनी? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रुक्टोज। अब देखिए, ये सारे जो दिए गए हैं ऑप्शन में, ये सभी प्रकार के शर्कराएं हैं यानी कि शुगर है। ये सभी शहद में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ सवाल पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रमुख घटक मेजर कंस्टिट्यूएंट तो फ्रुक्टोज है। ये सारे पाए जाते हैं शहद में, लेकिन फ्रुक्टोज की मात्रा जो होती है वह सबसे अधिक होती है। लगभग 38 से 40% जो है वह फ्रुक्टोज पाया जाता है।
उसके बाद ग्लूकोज है, यह 30 से 32% पाया जाता है। उसके बाद सुक्रोज है, यह काफ़ी कम पाया जाता है, 1 से 2%। और माल्टोज भी है, लगभग इतना ही पाया जाता है, 1 से 2% माल्टोज भी पाया जाता है। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना था, तो फ्रुक्टोज इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, वॉशिंग मशीन किस कार्य सिद्धांत पर काम करता है? ऑन विच वर्किंग प्रिंसिपल डज द वॉशिंग मशीन वर्क? तो क्या अपकेंद्रन यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अभिकेंद्रन सेंट्रीपिटल फोर्स, उत्क्रम परासरण यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस, या फिर विसरण जिसे डिफ्यूजन बोला जाता है? तो हमें बताना है कि यह जो वॉशिंग मशीन है, जो कपड़ा धुलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वह किस प्रिंसिपल पे काम करता है, क्योंकि उसमें भी कोई ना कोई साइंस तो लगा ही है। बस वही उसी साइंस के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि वह किस सिद्धांत पे काम करता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अपकेंद्रन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इसके प्रिंसिपल को थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। जब ड्रम बहुत तेजी से घूमता है, यानी कि वॉशिंग मशीन आपने देखा होगा, उसमें एक ड्रम होता है, तो उसमें क्या होता है, वह उसमें हम लोग कपड़े डालते हैं, और वह अगर बहुत तरीके के मशीन होते हैं, जैसे ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, तो ये सब एक अलग चीज़ है, लेकिन सारे का प्रिंसिपल एक ही होता है। तो ड्रम, इसे ही ड्रम बोला जाता है जिसमें हम लोग कपड़ा डालते हैं धुलने के लिए। तो ड्रम जब बहुत तेजी से घुमाया जाता है, तो पानी और गंदगी कपड़ों से अलग हो जाता है। उसके बाद घूर्णन बल यानी कि रोटेशनल फोर्स जो होता है, जिस कारण वह घूम रहा है, उसमें भी एक फोर्स लगता है, उसके कारण कपड़ों में मौजूद पानी को बाहर की ओर धक्का दे दिया जाता है। तो आपने देखा होगा, कपड़ा जो है या तो इस डायरेक्शन में घूमता है या फिर इस डायरेक्शन में घूमता है। उसमें बेसिकली होता क्या है, कपड़े जो कपड़ों से जो पानी निकलता है और गंदगी निकलता है, वो मशीन के साइड में चला जाता है और वहां से वह छिद्र के कारण बाहर निकल जाता है। तो यह बल जो है, अपकेंद्र बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसे ही बोला जाता है। और यह तरल कपड़ों को यानी कि लिक्विड को कपड़ों से अलग करते वह ड्रम के किनारे की ओर ढकेल देता है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स में डिफरेंस मैं समझाता हूँ। देखिए, आपने पानी में एक कहीं भी पानी अगर कहीं जमा होगा, उसमें आप क्या करिए, अपना हाथ डाल के या कोई भी स्टिक के सहारे, लकड़ी के सहारे, उसे आप एक डायरेक्शन में घुमाइएगा। जब आप उसे घुमाते हैं तो क्या होगा, आपको कुछ इस प्रकार का पैटर्न दिखेगा। उसमें क्या है, अगर आप कोई हल्का चीज रखो, पेपर डालो या कोई पत्ता डालो, तो क्या होगा, पत्ता को आप ध्यान देना, वह सेंटर की ओर आएगा। उस जो घुमावदार चीज है, भौरा, उसके सेंटर की ओर आएगा। तो वो हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन जब अगर इसे आप सपोज करो रिवर्स इस डायरेक्शन में घुमा दोगे और यहाँ पे आप उसी पत्ते को रखोगे, वह पत्ता बाहर की ओर आ जाएगा। इसे ही बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आपने डिफरेंस समझ लिया सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो, देखिए ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1 या फिर प्रैक्टिस सेट 2 में कुछ डिफरेंट टाइप से पूछा गया था, तो इसे यहाँ पे लेकिन डिफरेंट टाइप से है। दोनों का कंसेप्ट अगर आपको ध्यान होगा तो यह क्वेश्चन आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है एंटीजन इज अ सब्सटेंस दैट, तो एंटीजन के बारे में पूछा जा रहा है कि यह क्या होता है। तो इसका आंसर हमें पता है, ऑप्शन सी, यह प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। एंटीजन ऐसा पदार्थ होता है। अब चलिए एंटीजन के बारे में एक बार और मैं बता देता हूँ। यह एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र, जिसे इम्यून सिस्टम बोला जाता है, उसे प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करता है, उसे एक्टिवेट करने के लिए यह इन्फ्लुएंस करता है। जब कोई बाहरी पदार्थ जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या फिर कोई अन्य विषाक्त पदार्थ होता है, वह शरीर में जब प्रवेश करता है तो शरीर इसे एंटीजन के रूप में पहचानता है और एंटीबॉडीज बनाने के लिए इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देता है। तो देखिए, यह एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था कि सपोज करिए कि आप कहीं चल रहे हो, नंगे पाँव हो, आपके पैर में कील या फिर कोई कांच का टुकड़ा गड़ गया, तो होता क्या है, वहाँ पे हमें ब्लड आना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर वह ब्लड क्या है, धीरे धीरे क्लॉटिंग भी होना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली जब हमारे शरीर में वो कांच का टुकड़ा या फिर कोई भी चीज़ अगर हमारे शरीर में प्रवेश करता है, हमारा शरीर का एक सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, वह क्या करता है, यहीं पे एंटीजन का रोल है। एंटीजन क्या करता है, एंटीबॉडी को एक्टिवेट करता है कि यह कोई फॉरेन चीज़ है, बाहरी चीज़ है, वह शरीर का पार्ट नहीं है, तो उसे क्या करो, उससे हमारी रक्षा करो। तो एंटीजन एंटीबॉडी को एक्टिवेट कर देता है और एंटीबॉडी खुद ब खुद अपना काम करना शुरू कर देता है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोनों की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियता को नियंत्रित करती है। तो
तो निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? देखिए, क्वेश्चन पूछने का बेसिकली मतलब क्या है। यह जो पीयूष ग्रंथि होती है, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड बोला जाता है इंग्लिश में, यह हमारे शरीर के सारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि, उसे यह कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। ये सारे ग्लैंड का ये मास्टर होता है, सारे ग्लैंड का इस पे कंट्रोल होता है। लेकिन सवाल बेसिकली यही पूछ रहा है कि ऐसा हमारे शरीर में कौन सा ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि, जो पीयूष ग्रंथि से अलग होकर काम करता है, मतलब उस पर निर्भर नहीं रहता। पीयूष ग्रंथि का उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता, यह इंडिपेंडेंटली काम करता है। तो हमें ऑप्शन में बताना है ऐसा कौन सा ग्रंथि है, क्या थायराइड या फिर गोनाड, एड्रीनल या फिर पैराथायराइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पैराथायराइड। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं, पैराथायराइड जिसे पराअग्टू ग्रंथि भी बोला जाता है, यह थायराइड ग्लैंड जो है, यह मेन ग्लैंड हो गया। इसके पीछे स्थित 4 छोटी ग्रंथियां होती है और यह पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। अब बाकी ग्लैंड के बारे में भी थोड़ा सा बताता हूँ। थायराइड ग्लैंड जो होता है, यह थायराइड उत्तेजक हार्मोन जिसे TSH बोला जाता है, उसके द्वारा नियंत्रित होता है। और इसे रिलीज कौन करता है, TSH को कौन रिलीज करता है, यानी एक्सक्रीट करता है, स्रावित करना, इसका मतलब हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि। फिर दूसरा है गोनैड। गोनैड बेसिकली अंडाशय और वृषण यानी कि गोनोड्रोपिन हार्मोन LH और FSH पर निर्भर करता है और इसे भी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है कंट्रोल करता है। एड्रीनल ग्लैंड, इसे भी पिट्यूटरी ग्लैंड ही कंट्रोल करता है, क्योंकि यह जो है इसमें एक ACTH करके एक हार्मोन होता है, वह पिट्यूटरी ग्लैंड से ही निकलता है। तो ये सब तीनों जो हो गए, थायराइड, गोनाड और एड्रीनल, यह पिट्यूटरी ग्लैंड पे डिपेंडेंट है, लेकिन पैराथायराइड जो है यह पिट्यूटरी पे डिपेंडेंट नहीं है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। अभिगमन कहने का मतलब ट्रांसपोर्टेशन। तो सवाल बेसिकली यही पूछ रहा है कि जो मानव शरीर है उसमें जो ऑक्सीजन है वह कैसे इंटर होता है और किस किस स्टेप में वह शरीर के अन्य भाग तक जाता है। बेसिकली ऑक्सीजन सबसे लास्ट स्टेप जो होता है वह सेल यानी कोशिकाओं के पास जाता है। तो यह पूछ रहा है कि अभिगमन का सही अनुक्रम क्या है। तो इन सब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करके बताना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, यानी कि पहले क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वह फुसफुस के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है, फिर रक्त के द्वारा और सबसे लास्ट में कोशिकाओं के पास जाता है। तो इसका प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन फेफड़ा से हम लोग सांस लेते हैं, तभी तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में एंटर करता है। तो वहाँ पे एल्वियोली जो होता है उसके माध्यम से ऑक्सीजन गैस विनिमय होता है। उसके बाद वह ब्लड में प्रवेश किया, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वह हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और फिर यह ऑक्सीजन जो है शरीर के अन्य कोशिकाओं तक पहुंचता है। सबसे लास्ट स्टेप हो गया। कोशिकाओं ऑक्सीजन का उपयोग माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पादन यानी ATP सिंथेसिस के लिए करती है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध किस कारण होती है। तो लहसुन में जो हम लोग पंजेंट स्मेल हमें मिलता है, एकदम जैसे हम लोग बोलते हैं कि इसका जो फ्रेग्रेंस है, जो गंध है बहुत ही हार्ड है, वह किस कारण होता है। क्या क्लोरीन यौगिक यानी क्लोरीन कंपाउंड्स के कारण, सल्फर कंपाउंड्स के कारण, फ्लोरीन कंपाउंड्स के कारण या फिर एसिटिक कंपाउंड्स के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा हमें सल्फर कंपाउंड्स के कारण। अब सल्फर कंपाउंड का जो स्रोत है वह हम लोग जानते हैं कैसे होता है। तो सल्फर में एलिन नामक यौगिक पाया जाता है। जब लहसुन को काटा या कुचला जाता है तो एलिनेज नामक एंजाइम एक्टिवेट होता है और एलिन को एलिसिनिन में परिवर्तित कर देता है। तो इसीलिए यह जो है गंध जो है वह बहुत हार्ड होता है। अब इसके गंध की तीव्रता का कारण हम लोग जानते हैं, तो एलिसिनिन के मात्रा के कारण। तो लहसुन को जितना अधिक काटा या कुचला जाता है उतना ही अधिक मात्रा में एलिसिन बनता है और गंध तेज होता है। सल्फर कंपाउंड्स का अस्थिरता, यह जो है कंपाउंड हवा में जल्दी वाष्पित हो जाता है यानी वेपोराइज हो जाता है, जिससे लहसुन की गंध वातावरण में फैल जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। भारत को उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल और उपोष्णकटिबंधीय यानी कि सब ट्रॉपिकल में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी समताप रेखा कौन है। तो जनवरी समताप रेखा को इंग्लिश में बोला जाता है जनवरी आइसोथर्म। तो यह पूछ रहा है बेसिकली कि ऐसी कौन सी समताप रेखा है जो भारत को सब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन में बांटता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 18 डिग्री सेल्सियस।
अब समताप रेखा वह रेखा होता है जो समान तापमान वाले क्षेत्र को जोड़ता है। भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विभाजित करने के लिए जो 18 डिग्री सेंटीग्रेड जनवरी समताप रेखा है, इसे बेस माना गया है। अब बेस का आधार क्या है, मतलब विभाजन का आधार क्या है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी कि ट्रॉपिकल रीजन। यहाँ जनवरी का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होता है। यह क्षेत्र मुख्यतः दक्षिण भारत यानी कि इंडिया अगर हो गया, इंडिया का मैप देखें तो नीचे वाला जो पोर्शन हो गया वह दक्षिण भारत हो गया और प्रायद्वीपीय भागों को कवर करता है। तो प्रायद्वीपीय यानी पठारी क्षेत्र को कवर करता है। उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा हो गया, सब ट्रॉपिकल रीजन। तो यहाँ जनवरी का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। भारत का ऊपर वाला क्षेत्र, तो ये जैसे कि उत्तर भारत, हिमालय क्षेत्र और गंगा के मैदानी क्षेत्र इसमें आते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि 18 डिग्री जनवरी में 18 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है और यहाँ पे 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे वाले पार्ट में, दक्षिण पार्ट में वह ज़्यादा होता है। इसीलिए यह जो लाइन है 18 डिग्री सेल्सियस, इसे ही बेस माना गया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं, पीत पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है। वेयर इज द मास ऑफ सेल्स फाउंड इन द येलो बॉडी, जिसे बोला जाता है कोर्पस ल्यूटियम। तो कोर्पस ल्यूटियम जो है, इसका राइट आंसर होगा, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, अंडाशय, ओवरी में पाया जाता है ये। तो कोर्पस ल्यूटियम जो है अंडाशय में पाया जाने वाला एक अस्थायी अंतःस्रावी संरचना है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है टेम्पोररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर, जो अंडोत्सर्जन, जिसे ओव्यूलेशन बोला जाता है इंग्लिश में, उसके बाद विकसित होता है। तो इसकी भूमिका हम लोग जान लेते हैं कोर्पस ल्यूटियम की। तो यह गर्भधारण में सहायक होता है। यदि निषेचन, जिसे फर्टिलाइजेशन बोला जाता है, या अगर हो जाता है तो कोर्पस ल्यूटियम जो है गर्भावस्था के शुरुआती चरण में प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन जारी रखता है। यदि गर्भधारण नहीं होता है, यदि निषेचन नहीं होता है, जिसे फर्टिलाइजेशन हम लोग बोलते हैं निषेचन, तो कोर्पस ल्यूटियम जो है पीला शरीर कोर्पस एल्बिकन्स में परिवर्तित होकर नष्ट हो जाता है। तो चलिए, इससे हमें काफी इंफॉर्मेशन मिल गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में 11 में क्या बोला जा रहा है, लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक घटक है। तो लौंग हम सभी को पता है, इसे इंग्लिश में क्लोव बोला जाता है। तो उसका तेल भी बनता है, कई सारे इसके मेडिसिनल फायदे होते हैं। तो उस पूछा जा रहा है कि उसमें कौन सा ऐसा मेन कंपोनेंट है जिसके कारण वह बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि यूजेनॉल। तो लौंग का तेल बेसिकली लौंग की कलियों यानी क्लोव बड से प्राप्त किया जाता है और इसमें मुख्यतः यूजेनॉल नामक कंपाउंड पाया जाता है। अब लौंग के तेल में यूजेनॉल की क्या भूमिका होती है, तो दर्द निवारक। तो अगर शरीर में या फिर दांतों में दर्द होता है तो कई सारे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप लौंग का तेल का इस्तेमाल करिए। यूजेनॉल का उपयोग दांत दर्द और मसूड़ों के दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ आपने जान लिया कि इसका क्या फ़ायदा होता है लौंग के तेल का। अगर दांत में या फिर मसूड़ों में दर्द होता है तो डेंटिस्ट कई बार रिकमेंड करते हैं कि लौंग का तेल जो है वो आप कॉटन में उसे भिगा के आप अपने दांतों पे रख लीजिए। फिर इसका एंटीसेप्टिक गुण भी होता है, यह संक्रमण को रोकने में सहायक होता है और घाव को ठीक करने में भी उपयोगी होता है। सुगंध और स्वाद, लौंग के तेल को तीखी गंध और स्वाद यूजनॉल के कारण मिलती है। बाकी ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं इन सब से क्या होता है। तो मेंथॉल जो है, मेंथॉल बेसिकली क्या होता है, पुदीना पेपरमिंट से प्राप्त होता है और इसकी ठंडक देने वाली विशेषता होती है। तो हम सभी को पता है मेंथॉल, बहुत सारे चीज़ें आते हैं खाने वाले वो मेंथॉल फ्लेवर्ड। तो जैसे सेंटर फ्रेश हो गया, सेंटर फ्रेश में क्या होता है, मिंट टाइप का स्वाद आता है। अगर हम लोग उसे खाते हैं और अपना सांस इनहेल करते हैं तो हमें थोड़ा ठंडक महसूस होती है, तो वह मेंथॉल के कारण। फिर तीसरा जो ऑप्शन है मेथनॉल। मेथनॉल क्या है, यह एक अल्कोहल है और इसका औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। इसका लौंग के तेल से कोई संबंध नहीं है। और सबसे लास्ट में जो है बेंजेलिडाइड, बेंजेलिडाइड बादाम के स्वाद और गंध का स्रोत होता है और इसका भी लौंग के तेल से कोई संबंध नहीं है। तो चलिए, इस क्वेश्चन से काफी इंफॉर्मेशन हमें मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में 12 में क्या बोला जा रहा है, पारिस्थितिक तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा। देखिए, क्वेश्चन बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि अगर किसी इन्वायरमेंट में डीडीटी का यूज किया जाता है तो उससे सबसे ज्यादा, इन सब ऑप्शन में सबसे ज्यादा किसके शरीर में वह स्टोर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सांप। देखिए, डीडीटी जिसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफेनाइल डाइक्लोरो इथेन,
यह एक कीटनाशक जिसे इंसेक्टिसाइड बोला जाता है जो अब पर्यावरण में प्रवेश करता है तो यह जैव आवर्धन जिसे बायोमैग्निफिकेशन की प्रक्रिया बोली जाती है उसके द्वारा खाद्य श्रृंखला में उच्च स्तर तक पहुंच जाता है। तो यह एक इंसेक्टिसाइड है डीडीटी, इसका फुल फॉर्म भी मैंने बता दिया। और यह इस्तेमाल होता है, कीटनाशक बेसिकली क्यों इस्तेमाल किया जाता है कि ताकि अपने फसलों को वह कीड़े मकोड़ों से बचाएं। अब बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है जिसे जैव आवर्धन बोला जाता है, तो यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें विषैले पदार्थों जैसे डीडीटी की सांद्रता खाद्य श्रृंखला में एक स्तर से दूसरे स्तर तक बढ़ जाता है। अब सांप में डीडीटी की सांद्रता जो होती है वह अधिक, सबसे ज्यादा अधिक क्यों होती है बाकी ऑप्शन से, तो खाद्य श्रृंखला में यह शीर्ष स्थान पे होता है, यानी फूड चेन में यह सबसे ऊपर होता है। सांप उच्च स्तरीय उपभोक्ता टॉप कंज्यूमर होते हैं और खाद्य श्रृंखला के शीर्ष होने पर यह डीडीटी का जो इसका सबसे ज्यादा मात्रा होता है इनके शरीर में जमा हो जाता है। जैव संचय दूसरा प्रोसेस है कि मतलब यह मैं प्रोसेस डिस्कस कर रहा हूँ। जैव संचय बायो एक्यूमुलेशन, सांप कई जीवों को खाते हैं जिनके शरीर में पहले से डीडीटी की मात्रा होती है। समय के साथ वह सांप के उत्तकों यानी टिश्यूज में जमा हो जाता है। बाकी ऑप्शंस में क्यों ये सांप के कंपैरिजन में कम होता है, तो टिड्डा जो हो गया जिसे ग्रास ऊपर बोलते हैं यह प्राथमिक उपभोक्ता होता है और इसमें डीडीटी की जो कंसेंट्रेशन सांद्रता सबसे कम होती है। भेड़ शीप यह शाकाहारी जीव है जिसमें डीडीटी की सांद्रता जो होती है वह कम होती है। मवेशी कैटल्स, तो मवेशी भी शाकाहारी होते हैं और उनमें भी डीडीटी का जो स्तर होता है वह सांप की तुलना में बहुत कम होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सांप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है, यह भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध यानी कि केमिकल वेपन के रूप में प्रयोग किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मस्टर्ड गैस। देखिए मस्टर्ड गैस, ये नाम से हमें लग रहा है कि सरसों का गैस, लेकिन ऐसा नहीं है। मस्टर्ड गैस जिसे सल्फर मस्टर्ड बोला जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान एक प्रभावी और खतरनाक रासायनिक हथियार था और इसे ही इस्तेमाल किया गया था। इसका प्रभाव क्या क्या होता है, तो त्वचा पर असर करता है। मस्टर्ड गैस के संपर्क में आने पे छाले, जलन और त्वचा पर घाव हो जाते हैं। वैसा नहीं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सीधे वो न्यूक्लियर बॉम्ब ही इस्तेमाल किया गया था। श्वसन प्रणाली पर यह प्रभाव करता है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उसे यह इम्पैक्ट करता है। यदि इसे सांस के माध्यम से ग्रहण कर लिया जाए तो यह फेफड़े को नुकसान पहुंचाकर श्वसन विफलता यानी कि रेस्पिरेटरी फेलियर का कारण बन सकता है। आंखों पर भी यह प्रभाव डालता है। अंधापन यानी ब्लाइंडनेस, जलन और लालिमा का कारण बन सकता है। और सबसे लास्ट में मृत्यु का खतरा भी होता है। लंबे समय तक संपर्क में रहने पर यह मृत्यु का कारण बन सकता है। अब यह मस्टर्ड गैस सबसे पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था, तो 1917 में जर्मनी ने सबसे पहली बार इसका इस्तेमाल यप्रेस पे किया था, यानी कि बेल्जियम पे किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय कहने का मतलब पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हमें इस वर्ड का मतलब समझना होगा, अनुचुंबकीय यानी कि पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में आने पर चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। इन पदार्थों में अंशपूर्ण रूप से भरी हुई इलेक्ट्रॉनिक कक्षाएं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होती हैं। अब ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, तो ऑक्सीजन का आणविक कक्षीय संरचना यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे शॉर्ट में MOT बोला जाता है, विश्लेषण करने पर पता चलता है कि इसमें 2 अपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये अपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसे बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित करते हैं जिससे यह पैरामैग्नेटिक बन जाता है। अब बाकी ऑप्शन के बारे में हम लोग देखते हैं कि यह क्यों गलत है। जो लोहा है, लोहा फेरोमैग्नेटिक होता है ना कि पैरामैग्नेटिक। हाइड्रोजन जो है यह डाईमैग्नेटिक होता है और नाइट्रोजन जो है यह भी डाईमैग्नेटिक होता है। अब चलिए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, आप अपने कीबोर्ड के केबल को किस पोर्ट में यानी कि कंप्यूटर के किस पोर्ट में प्लग इन करते हैं। प्लग इन करने का मतलब कि कंप्यूटर के किस पोर्ट में आप उसे लगाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा, हम सभी को पता है, ऑप्शन सी USB पोर्ट। USB का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। यह एक स्टैंडर्ड इंटरफेस होता है जिसका उपयोग कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और अन्य पेरिफेरल्स को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। तो देखिए आपका मोबाइल भी चार्जर जो है वह भी USB पोर्ट में ही लगता है।
और कंप्यूटर में आपने देखा होगा साइड में बहुत सारे यूएसबी के भी वर्जन होते हैं, यूएसबी 2.0, यूएसबी 3.0, 3.1 भी अब आ गया है। तो ये सब जो वर्जन होते हैं उसमें स्पीड वैरी करता है, बस डेटा रीड राइट करने का। पेन ड्राइव जो होता है हम लोग यूएसबी पोर्ट में लगाते हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो होता है वो यूएसबी पोर्ट में लगाते हैं। तो ये सवाल बेसिकली ये पूछ रहा है, जो कीबोर्ड आप लोग देखते हैं तार वाला कीबोर्ड, उसे भी हम लोग यूएसबी पोर्ट में ही लगाते हैं, और माउस भी। लेकिन पहले के ज़माने, आज से 10-15 साल पहले, यूएसबी पोर्ट बहुत रेयर होता था। कीबोर्ड और माउस में एक गोल सा आपने देखा होगा इस टाइप का, अगर आपके घर में पुराना कीबोर्ड होगा, बहुत पुराना, 10-15 साल पहले का, तो उसमें कुछ कीबोर्ड का जो छोर होता है वो कुछ इस टाइप का होता था, कीबोर्ड में और माउस में भी। अभी का तो वो यूएसबी इस टाइप का रहता है, लेकिन पहले इस टाइप का रहता था। तो सवाल ये भी पूछा जा सकता है, इसे बोला जाता है PS2 पोर्ट, लेकिन इसे बोला जाता है, अभी के ज़माने में जो हम लोग देख रहे हैं वह यूएसबी पोर्ट होता है। मॉडर्न कीबोर्ड में बेसिकली यूएसबी केबल ही होता है। बाकी ऑप्शन के बारे में हम लोग जानते हैं क्या होता है। वीजीए पोर्ट, तो वीजीए का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे, और इस पोर्ट में बेसिकली हम लोग मॉनिटर या डिस्प्ले को जोड़ते हैं। तो मॉनिटर भी आपने देखा होगा कि उसमें अब तो एडवांस जो सिस्टम मॉनिटर आ गए हैं, वह HDMI पोर्ट उसमें इस्तेमाल किया जाता है मॉनिटर में भी। लेकिन हाँ, वीजीए पोर्ट भी रहता है। वीजीए पोर्ट थोड़ा बड़ा रहता है, कंप्यूटर के पीछे में आप लोग देखे होंगे, दो इस साइड से रहेगा और बीच में कुछ ऐसे ऐसे या इसका पैटर्न होता है, इसे ही बोला जाता है वीजीए पोर्ट। इथरनेट पोर्ट क्या होता है? इथरनेट पोर्ट में हम लोग जो इंटरनेट का तार होता है वह उसमें हम लोग लगाते हैं। और सबसे लास्ट में जो है सैन पेड्रो पोर्ट, यह एक काल्पनिक नाम है, बस ऑप्शन को कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा। तो चलिए, यहाँ कंप्लीट होता है हमारा टॉप 15 क्वेश्चन जनरल साइंस का। अब कल के सीरीज में मैं प्रैक्टिस सेट 6 जनरल नॉलेज का लाऊंगा। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है तो। और ये रहा इस प्रैक्टिस सेट का आंसर लास्ट में। आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन से या फिर हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।